नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। दिशा 2020 में राजस्थान कल्चर की सीरीज चल रही थी। राजस्थान के मेले तक हमने टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण और इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? शक संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्य के काल को जाना जाता है आषाढ़ का महीना। ठीक है, अब देख लेते हैं। हिंदू महीने का जो प्रारंभ है वो पखवाड़ा यानी कृष्ण पक्ष बुधि और अंतिम पखवाड़ा होता है शुक्ल पक्ष सुदी कहलाता है। तो पहला जो पखवाड़ा कहलाएगा वो मतलब हिंदू महीना जो है स्टार्ट होगा किससे? कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होगा और समाप्त किस पे होगा? शुक्ल पक्ष पे होगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र चंद्रगणना पर आधारित है। ठीक है, चंद्रगणना पर आधारित है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। विक्रमी संवत की गणना भी इसी के आधार पर की जाती है। इसमें चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उनके आधार पर दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों को मिला दे तो एक महीना हो जाता है। प्रथम पक्ष अमांत व द्वितीय पक्ष पूर्णिमांत कहलाता है। जैसे अंग्रेजी की माह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसी तरीके से देसी माह कौन कौन से हैं? देखो, जनवरी का महीना जब अंग्रेजी में होता है तब जो हिंदू महीना रहता है पौष और माघ का। फरवरी में माघ और फाल्गुन होता है। इसके बाद में मार्च में फाल्गुन और चैत्र होता है। अप्रैल में चैत्र और बैसाख होता है। मई में बैसाख ज्येष्ठ होता है। जून में ज्येष्ठ आषाढ़, जुलाई में आषाढ़ सावन और अगस्त में सावन भाद्रपद, सितंबर में भाद्रपद आश्विन, अक्टूबर में आश्विन कार्तिक, नवंबर में कार्तिक मार्गशीर्ष और दिसंबर में मार्गशीर्ष पौष। मतलब पौष से स्टार्ट होता है एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो श्रावण की जो तीज होती है उससे माना जाता है राजस्थान में त्योहारों का आगमन। तो राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ तीज से होता है और समापन गणगौर से होता है। ठीक है, प्रारंभ तो कब से होता है? तीज से, और समापन किससे होता है? गणगौर से। कहा भी गया है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज तो त्योहारों को लेके आती है और जो है गणगौर वो त्योहारों को लेके डूब जाती है, मतलब समाप्त कर देती है। नेक्स्ट है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? तो अंत गणगौर से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला है वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? वर्ष प्रतिपदा ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम के दिन। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है वर्ष प्रतिपदा। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो श्रावण मास के अंदर आता है तीज, तो उस दिन तीज की सवारी निकाली जाती है और श्रावण शुक्ल तृतीया को ये निकाली जाती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की है ये तृतीया, ध्यान रखना। अगला है तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जयपुर के अंदर तीज का त्यौहार। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो कहाँ कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण, ठीक है, ये तो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इसको तीज बोलते हैं। और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ये ध्यान रखिए। बड़ी राजस्थान में जो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है और इसे बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। सतवा तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज, बूंदी की तीज भी कहा जाता है। इस दिन स्त्री व्रत रखती है और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर जो है सातु का भोजन करती है। ठीक है, इस तरीके से ये है बड़ी तीज। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, और वो वाली तीज जो है वो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। अगला है कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, किस माह में मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है ये बड़ी तीज। नेक्स्ट है कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। वापस रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है छोटी तीज जो है इसका त्यौहार
हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण मास के अंदर। किसका? छोटी तीज का त्यौहार। छोटी तीज के बारे में बात करें तो छोटी तीज जो है प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और नवविवाहिताएं जो है श्रृंगार करती है। जनसाधारण में इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया की तीज को किस नाम से जानते हैं? हरियाली तीज। और जयपुर एवं शेखावाटी की तीज की सवारी फेमस है। जयपुर की भी है और शेखावाटी की भी है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को, जिसको अपन नॉर्मल तीज भी बोल देते हैं। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि बतानी है। गणगौर का पूजन कब होता है? तो ये होता है शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, तो चैत्र मास में होता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का जो है उत्सव होता है। गणगौर की बात करें तो महादेव और पार्वती का प्रतीक है ये त्यौहार, और पार्वती के गोने के सूचक के रूप में होली से लगभग 15 दिन बाद में 18 दिन तक, ठीक है, चैत्र कृष्णा प्रथमा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक मनाया जाता है। और राजस्थान में स्त्रियां गणगौर पूजते समय अपने सुहाग के अमर होने और भाई के चिरायु होने का वर मांगती है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है और ईसर की नहीं की जाती है। ठीक है, जैसलमेर में ध्यान रखना, केवल गवर की ही की जाती है, ईसर की नहीं की जाती है। यहाँ गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ला तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ला चतुर्थी को निकाली जाती है। ठीक है, जैसलमेर में अलग रीति रिवाज है। अगला है बिना ईसर की गवर, मतलब ईसर नहीं होता उसमें, केवल गवर होता है, तो वो कहाँ पूजी जाती है? तो अभी हमने पढ़ा है ये जैसलमेर में पूजी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसलमेर। किस माह में, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो गणगौर मनाया जाता है चैत्र के अंदर। नेक्स्ट है गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो लगभग ये 18 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गणगौर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? ठीक है, विवाहित और अविवाहित स्त्रियां जो है शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है। कौन सा जो है पर्व है? तो ये गणगौर में करती है, शिव और पार्वती की। नेक्स्ट है ढींगा गणगौर किस शहर की फेमस है? ढींगा गणगौर, तो ढींगा गणगौर फेमस है उदयपुर की, याद रख लीजिए, उदयपुर की फेमस है ढींगा गणगौर। ढींगा गवर की बात करें तो जोधपुर शहर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े के बाद चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक ढींगा गवर की पूजा होती है। गवर के साथ ईसर यानी भगवान शिव, गजानन, कुकड़, माकड़ और उसके 4 बच्चों की पूजा सुहागिनों के साथ विधवा महिलाएं करती है। पूजा के अंतिम दिन अर्थात वैशाख कृष्ण तृतीया को ढींगा गवर का रात्रि जगह और भोलावाणी होती है। इस अवसर पर महिलाएं बेंतमार मेला आयोजित करती है। कौन सा मेला आयोजित करती है? बेंतमार मेला। महिलाएं कई तरीके के स्वांग भरकर हाथ में लकड़ी लेकर चलती है और मार्ग में आने जाने वाले पुरुषों पर लाठी का हल्का वार करती है। जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे ढींगा गवर मेले का आयोजन उदयपुर में भी होता है। तो ये 2 जगह होता है, ध्यान रखना, ढींगा गणगौर ये होता है एक तो उदयपुर में और एक होता है जोधपुर में। नेक्स्ट है इसकी बात करें तो इसका जो प्रारंभ करवाया था वो करवाया था महाराजा राज सिंह ने। उदयपुर के महाराणा गज सिंह फर्स्ट ने छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक रीति के खिलाफ जाकर ढींगा गवर को लोकप्रिय पर्व के रूप में प्रचलित किया। ये छोटी महारानी जोधपुर की राठौड़ राजकुमारी थी। ठीक है, ये छोटी महारानी थी कौन? ये इनकी जो पत्नी थी वो थी जोधपुर की राठौड़ राजकुमारी थी, जिसने अपनी जिद के कारण ढींगा गवर मेले की परंपरा शुरू की उदयपुर में। उसी रानी ने जोधपुर में पीहर प्रवास के दौरान इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, इन्होंने ही पीहर में जोधपुर में भी इसको आगे बढ़ाया। अगला है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो ढींगा गणगौर की बात करें तो ये जो राज सिंह के समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उदयपुर के थे ये महाराजा। अगला है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर की ध्यान रखिए, ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी। ठीक है,
तो ये मनाई जाती है कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को। और ये मनाई जाती है कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा के क्षेत्र में। तो द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। ठीक है, अगला है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के उत्सव के लिए फेमस है? तो कोडामार होली ये मनाई जाती है अजमेर के भिनाई में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है भिनाई। अब देख लिए होली कौन कौन सी कहाँ कहाँ की फेमस है। लठमार होली मनाई जाती है श्री महावीर जी करौली। ठीक है, इसके बाद में है पत्थरमार होली, ये बाड़मेर की फेमस है। कोडामार होली ये भिनाई अजमेर की फेमस है। देवर भवे की होली ये है ब्यावर अजमेर की फेमस है। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की है। भगोरिया होली मेवाड़ आदिवासियों के द्वारा। और गोबर के कुंडों से होली ये गलियाकुट डूंगरपुर की है। ठीक है, तो कोडामार होली कहाँ की है? भिनाई अजमेर की। गोबर के कंडों की होली है गलियाकुट डूंगरपुर की। और पत्थरों से जो होली खेलने की परंपरा रही है वो रही है भीलूड़ा गांव डूंगरपुर में। तो अजमेर में ध्यान रखिए 3 है, एक तो कोडामार होली भिनाई अजमेर, देवर भावे की होली ब्यावर, और अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में। ठीक है, इसके अलावा सांगोद का नारायण होता है, इसका प्रचलन है वीरवर राणा सांगा गुजर की पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी में माना जाता है। इसमें न रंग होता है, न पानी होता है, न गुलाल होता है। होली के माहौल में ग्रामवासी विचित्र वेशभूषा से सज्जित अखाड़े निकालते हैं। वर्ष 1871 ईस्वी में सांगोद में शाही लवाजमे में बादशाह की सवारी निकाली जाने लगी। ठीक है, तो 1871 ईस्वी में, ठीक है, सांगोद में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए फेमस है? तो पत्थरमार होली फेमस है कहाँ की? ये है बाड़मेर की। अगला है सुमेलित करना है कहाँ की कौन सी फेमस है? तो महावीर जी की तो लठमार होली है, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, इसके अलावा भिनाई की कोडामार होली है अजमेर की। इसके बाद सांगोद का नाहन फेमस है और बाड़मेर की पत्थरमार होली फेमस है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में से सबसे बाद में आता है? कैलेंडर वर्ष में सबसे लास्ट में आता है गणगौर, सॉरी होली आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में होली। नेक्स्ट है नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा की जाती है निडरी नवमी के दिन। निडरी नवमी को की जाती है नेवलों की पूजा। निडरी नवमी की बात करें तो सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है, इसे बोलते हैं निडरी नवमी। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, कब मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक मास में मनाया जाता है दिवाली के आसपास। ठीक है, तो ये मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ की बात करें तो प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है। यह माना जाता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। स्त्रियां इस दिन चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर शाकाहारी भोजन करती है। चंद्रमा के उदय होने के बाद ही भोजन करती है। अगला है सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य दीर्घायु और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तो करवा चौथ का करती है व्रत महिलाएं। झलझुलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। याद रखिए झलझुलनी एकादशी है, ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। झलझुलनी ग्यारस की बात करें या देवझुलनी ग्यारस इसको बोल देते हैं, भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को ये मनाई जाती है। अगला है बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो आका तीज और नाग पंचमी पड़ती है। ठीक है, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी पे आका तीज और नाग पंचमी पड़ती है। नाग पंचमी की बात करें तो यह त्यौहार नाग पूजा के लिए श्रावण कृष्ण पंचमी राजस्थान में और श्रावण शुक्ल पंचमी देशाचार में को मनाया जाता है।
अक्षय तृतीया आखा तीज की बात करें तो वैशाख माह की शुक्ला तृतीया को मनाए जाने वाले इस त्योहार के दिन किसान 7 अन्नों, हल तथा बैल की पूजा करते हैं, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को क्या कहते हैं? कृषि पर्व। राजस्थान में इस दिन बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं, जिसको हम अणबूजा सावा कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन होता है। अक्षय तृतीया कब आती है? ये आती है वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को। आखा तीज किस माह में आती है? तो वैशाख में आती है। खेजड़ी वृक्ष जो है, इसकी पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? खेजड़ी वृक्ष, जिसको शमी का वृक्ष भी कहते हैं, तो किसकी पूजा की जाती है, किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो ये दशहरे पर्व से जुड़ा हुआ है खेजड़ी वृक्ष की पूजा। तो ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं इसके बारे में। तो दशहरा की बात करें तो यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन मतलब दिवाली से पहले मनाया जाता है दशहरा। दिवाली आती है कार्तिक में और दशहरा आता है आश्विन में। इस वर्ष पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी के रावण वध और लंका विजय के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध करके महिषासुर मर्दानी कहलाई। और राजस्थान में कोटा जिले का दशहरा मेला वेरी फेमस है। राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्ष देखिए, तो खेजड़ी का वृक्ष है, ये जो है दशहरा और जन्माष्टमी पर इसका विशेष रहता है। पीपल का वृक्ष है, प्रति शनिवार और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व रहता है। केला प्रति बृहस्पतिवार को, तुलसी प्रत्येक माह की 13 को इसका महत्व रहता है। आंवला जो है कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी और फाल्गुन शुक्ल 11 आंवला एकादशी के दिन इसका महत्व रहता है। और बड़ जो है इसका रहता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन। अगला है भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार कौन सा है? भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी, इसको मनाया जाता है ऊब छठ। ध्यान रखिए इसका नाम है ऊब छठ। ऊब छठ की बात कर लेते हैं। तो इस त्यौहार को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं मनाती है। किसको? ऊब छठ को। और वे इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती है और नहीं कुछ खाती है। शाम को चंद्रमा देखकर ही भोजन करती है। अगला है राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो ऊब छठ पर्व मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन। तो ऑप्शन नंबर 3 याद रखिए, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन मनाया जाता है ऊब छठ का पर्व। नेक्स्ट है विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना है। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। तो क्रम से कैसे जो है जमाएंगे? तो सबसे पहले आता है इसमें गणगौर, इसके बाद में आता है कृष्ण जन्माष्टमी, इसके बाद में आता है गणेश चतुर्थी, इसके बाद में आता है दीपावली। ठीक है, तो ये सब है विक्रम संवत के अनुसार। वैसे देखा जाए तो ये जो है गणगौर हमारे हिंदू धर्म के जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार सारे पर्वों का समापन हो जाता है किससे? गणगौर से। नेक्स्ट है गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। दीपावली मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। तो चैत्र से लेके फिर भाद्रपद, भाद्रपद से लेके कार्तिक, तो इस तरीके से ये सीरियल हो जाता है। लेकिन ऐसे बात करें तो गणगौर जो है ये समापन के जो है त्योहारों के समापन में गणगौर रहती है लास्ट में। नेक्स्ट है राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर और वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम बताना है क्या है। जो विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं तो कैलेंडर और वर्ष के अनुसार तिथि क्रम क्या है? तो पहला है इसमें गणगौर, फिर आखा तीज आती है, उसके बाद में आती है छोटी तीज, उसके बाद में बड़ी या कजली तीज आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। सबसे पहले आती है गणगौर, उसके बाद में आती है आखा तीज, फिर आती है छोटी तीज, फिर आती है कजली तीज। तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, फिर आखा तीज आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को, इसके बाद में आती है छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को,
उसके बाद में आती है बड़ी तीज, ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो नेक्स्ट है सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो शिव जी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4। सावन के सोमवार में यह व्रत श्रावण मास के सभी सोमवारों को करते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। इन्हें वन सोमवार या सुखिया सोमवार भी कहते हैं, क्योंकि घर से खाना तैयार करके वन में किसी सुरम्य स्थल पर जाकर भोजन किया जाता है इसमें, ठीक है, सावन के सोमवार में। नेक्स्ट है सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो सांझी पूजन लोकप्रिय है कुंवारी कन्याओं में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सांझी पर्व मालवा या निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है सांझी। ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है जो भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक अर्थात पूरे श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक ये मनाया जाता है। कौन? सांझी का त्यौहार। घर के बाहर दरवाजे पर दीवारों पर कुंवारी गाय का गोबर लेकर लड़कियां जो है विभिन्न आकृतियां बनाकर उन्हें फूल पत्तों, माली पन्ना, सिंदूर आदि से सजाती है और संध्या के समय उसका पूजन करती है। तो ये सांझी पूजन जो है कुंवारी कन्याओं के बीच में फेमस है। नेक्स्ट है श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेके आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। क्या मनाया जाता है? ये श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेके आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, याद रखिएगा। तो श्राद्ध पक्ष की बात करें तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन सनातन धर्मियों में पितरों के दिन माने जाते हैं, ठीक है। पितरों के दिन माने जाते हैं कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन। पितृपक्ष के 16 दिनों में न केवल पूर्वज अपितु निराश्रितों, मित्रों एवं ब्रह्मा से लेकर समस्त जीवों एवं योनिधारियों को जलदान करने का विधान है, जिसे कर्मकांड की भाषा में जो है तर्पण कहा जाता है, तर्पण भी कहा जाता है इसको। अगला है राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा घुड़ला त्यौहार। तो इस दिन जो है स्त्रियां कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर इसमें दीपक रखती है और गीत गाती हुई घर आती है, फिर यह घड़ा तालाब में बहा दिया जाता है। तो ये होता है घुड़ला त्यौहार। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो नाग पंचमी आती है, तीज भी आती है, रक्षाबंधन भी आता है, लेकिन जन्माष्टमी जो नहीं आती है ये। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, याद रखिएगा। कब आती है जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है और इस त्यौहार की मध्यरात्रि को कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में मंदिरों में आरती भी होती है। अगला है निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? रक्षाबंधन आता है, नागपंचमी भी आती है, ऊब छठ और बड़ी तीज, ठीक है। तो इनकी बात करें तो ये दोनों जो है ऊब छठ और ये दोनों भाद्रपद मास में आते हैं, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज आती है, ठीक है, और षष्ठी को आती है ऊब छठ। तो ये दोनों त्यौहार जो है भाद्रपद में आते हैं, बाकी सभी किस में आते हैं? श्रावण में, जो दोनों दिए हुए थे नागपंचमी और तीज। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। तो ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। ये जो है गंगा स्नान का विशेष महत्व है इसमें, और यह व्रत जाने अनजाने हुए जो है पापों के जो प्रक्षालन के लिए किया जाता है। इसमें जो है गणेश जी का कलश, नवग्रह और सप्त ऋषि एवं अरुंधति की पूजा करके कथाएं सुनाई जाती है। ये होता है ऋषि पंचमी। जाने अनजाने में जो कुछ आपने कुछ प्रक्षालन कर दिया, उसके प्रक्षालन के लिए किया जाता है, जाने अनजाने में किए हुए कार्यों के लिए। अगला है कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया जो है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया है और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो सही बताना है, तो 1 और 2 इसमें सही है। अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया है
और निर्जला एकादशी जो है वो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। अगली बात करें तो त्योहारों से संबंधित निम्न कथनों में से सही बताना है आपको। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, ठीक है, तो अभी हमने ये ऊपर भी पढ़ा है, सही है ये। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, सही है। और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, तो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो कब मनाते हैं ये सब? इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और परिवारजनों के साथ अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर भोजन करते हैं। तो ये करते हैं हरियाली अमावस्या के दिन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, हरियाली अमावस्या। अगला है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? शीतलाष्टमी, तो ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण की अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। शीतलाष्टमी जिसको हम बोलते हैं बास्योड़ा, तो शीतला माता की पूजा के रूप में चैत्र कृष्ण एकादश अष्टमी को, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है और जयपुर जिले के चाकसू कस्बे के पास सील की डूंगरी में शीतला माता है, उनके मंदिर में इस दिन बड़ा मेला भरता है। इसी दिन मारवाड़ में घुड़ले का त्यौहार भी मनाया जाता है। जब इधर शीतलाष्टमी होती है कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, उसी दिन घुड़ले का त्यौहार भी मनाया जाता है मारवाड़ के अंदर। अगला है, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की भी पूजा की जाती है और वो था चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन घुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है या शीतलाष्टमी मनाई जाती है। ये है कृष्ण पक्ष में और ये है शुक्ल पक्ष में अशोकाष्टमी। अगला है, तिलचौथ कब मनाई जाती है? तो तिलचौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए, माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाई जाती है तिलचौथ। तिलचौथ को बोलते हैं संकट चौथ। माघ कृष्ण चतुर्थी के इस दिन श्री गणेश जी और चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी या तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। तो इसको सुमेलित हम करें तो बूंदी की कजली तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन, होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में आता है और गणगौर आता है चैत्र मास के अंदर। नेक्स्ट है, त्योहार और उनकी तिथि देख लेते हैं एक बार। गणगौर जो है वो आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, होली आती है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, इसके बाद में छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, रक्षाबंधन आता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन। छोटी तीज तो आती है शुक्ल तृतीया को और उसी मास में पूर्णिमा के दिन आती है रक्षाबंधन। फिर बड़ी तीज आ जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, उसके बाद में जलजोलनी एकादशी आ जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, दशहरा आ जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को और धनतेरस आ जाती है कार्तिक कृष्ण तेरस को और देवोत्थान एकादशी आती है कार्तिक शुक्ल 11 को। अगला है, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनना है जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, रक्षाबंधन। नेक्स्ट है, पर्युषण पर्व जो है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जैन समाज से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, जैन समाज। पर्युषण पर्व जैनियों के इस पवित्र पर्व का प्रारंभ होता है श्वेतांबर परंपरा में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण 12 से होता है और अंतिम दिन संवत्सरी भाद्रपद शुक्ल पंचमी होता है। दिगंबर परंपरा में इसका प्रारंभ भाद्र सुदी पंचमी से समापन होता है, चतुर्दशी को होता है इसका समापन। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माह की बात करें तो ये मनाया जाता है भाद्र मास के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। श्वेतांबर जैनों के द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो ये 8 दिन मनाया जाता है और भाद्रपद मास में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है।
चैत्र मास का शुक्ल पक्ष और उसकी 13 उसके दिन जयंती मनाई जाती है महावीर जयंती। कब मनाई जाती है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 को। अगला है सुगंध दशमी पर्व किसका है? सुगंध दशमी, तो ये भी जैनियों का पर्व है, जैसे पर्युषण पर्व है वैसे ही ये भी है। तो सुगंध दशमी जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्य द्वारा सुगंध करके मनाया जाता है सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। तिथि याद रखिए। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ईस्टर का त्यौहार किस कारण मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा? तो ये मनाया जाता है इस दिन ईसा मसीह जो है पुनर्जीवित हुए थे, इस कारण उनकी भावना है ये। तो ये त्यौहार जो है अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर अप्रैल माह में मनाया जाता है गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को। हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है? तो ये है मुहर्रम का, हिजरी संवत का पहला महीना है। तो मुहर्रम मुसलमानों के हिजरी माह का सन का पहला महीना है। यह त्यौहार इस माह की 10 तारीख को मोहम्मद साहब के नाती हजरत अली और उनके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की यादगार में शिया मुसलमानों के द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में शहादत पाई थी, तो इसलिए ये मुहर्रम जो है वहाँ से स्टार्ट होता है हिजरी संवत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैन का त्यौहार नहीं है? सुगंध दशमी तो है, दशलक्षण पर्व भी है, महावीर जयंती भी है, लेकिन बड़ी सातम नहीं है। इसको बोलते हैं थदड़ी या बड़ी सातम। ये आती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी या बासुड़िया, और ये सिंधी समाज का ये है पर्व है। वेशभूषा और परिधान, तो इसमें है पहला लप्पा लप्पी किरण गोखरू और बाकड़ी। ये सब क्या है? लप्पा लप्पी किरण गोखरू और बाकड़ी ये सब है गोटे के विभिन्न प्रकार है ये सब। तो ऑप्शन नंबर 3 लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी गोखरू बिजिया मुकेश नक्सी आदि गोटे के प्रमुख प्रकार है। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में फेमस है। गुलाल गोटा केवल जयपुर राज परिवार के लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। बादले की झालर को किरण कहा जाता है। यह सदैह विवाहिता की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है, और इस बादले से बनी हुई एक प्रकार की बेल को क्या कहते हैं? कंकड़ी, कंकड़ी कहते हैं, जो स्त्रियां अपने दुपट्टे और पोशाकों पर लगाती है। ठीक है। राजस्थान में पोमचा किसको कहते हैं? तो महिलाओं की एक विशेष ओढ़नी है, उसको कहते हैं पोमचा। पोमचा महिलाओं की इस विशेष प्रकार की ओढ़नी में पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, जिसके कारण यह पोमचा कहलाता है। पीला पोमचा, इसको बोलचाल की भाषा में केवल पीला ही कहा जाता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है, और सदैह प्रसूता को ये जो है पहनाया जाता है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी कब पहनी जाती है? पोमचा तो ये माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है पोमचा। नेक्स्ट है पोमचा, जिसको जो स्त्री परिधान है, इसको बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पोमचा को हम पीला भी कह देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र तो यह है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो पहना जाता है उसको बोलते हैं बख्तरी वस्त्र। ध्यान रखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो पहना जाता है वस्त्र उसको क्या बोलते हैं हम? बख्तरी वस्त्र। अंगरखी की बात करें तो शरीर के ऊपरी भाग में पहनाया जाने वाला वस्त्र है अंगरखी, और अंगरखी को ही बुगतरी, तनसुख, दुतई, गदर गाबा, गदर भी बोलते हैं, गाबा भी बोलते हैं, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि भी कहते हैं। गांव के पुरुष अंगरखी पहनते हैं, और श्वेत रंग के अंगरखी को बुगतरी कहा जाता है। सफ़ेद रंग की जो अंगरखी होती है उसको क्या कहते हैं? बुगतरी। लंबाई की दृष्टि से अंगरखी 2 प्रकार की होती है, एक तो कमरी अंगरखी जो कमर तक लंबी होती है, और दूसरी होती है पूरे घुटने तक
अंगरखी का ही एक उत्तर रूप है अचकन। ठीक है, आधुनिक रूप क्या है इसका? उत्तर रूप अचकन है। अगला है दुतई, गदर, डगला, कानो और मिर्जाई, ये किससे संबंधित है? दुतई, गदर, डगला और कानो और मिर्जाई, ये सब संबंधित है अंगरखी से। तो ऑप्शन नंबर 3 याद रखिए, अंगरखी। अगला है मदील, एक प्रकार का क्या है? मदील एक प्रकार का है पगड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदील क्या है? पगड़ी है। राजस्थान के पुरुष विशेष अवसरों पर विशेष रंग की सिरोताथ्राण या अमलो या पगड़ी या पाग या पेंचा, जिसको अपन बोलते हैं, सिर को ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है, ये पहनते हैं। जैसे युद्ध के अवसर पर योद्धाओं की केसरिया रंग की, मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की और शोक के अवसर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है। तो विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण में लहरिया की पगड़ी और दशहरे पर मदील और होली पर फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का जो आभूषण है, पगड़ी के साथ में जो पहना जाता है वो है सरपेच। पगड़ी के साथ ही लगाया जाता है इसको। सिरपेच सापे पर आगे की ओर बांधे जाने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति का आभूषण होता है, जो धातु का भी हो सकता है, मोती का भी हो सकता है या पन्नी आदि से बना होता है सिरपेच। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो फेमस प्रतिष्ठा जो है पगड़ी से मानी जाती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में पगड़ी मर्यादा का लक्षण मानी जाती है और पगड़ी पुरुषत्व, वीरता, भाईचारे और प्रतिष्ठा की परिचायक रहती है। नेक्स्ट है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, कब पहनी जाती है? तो विवाह उत्सव पर पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी। विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। उल्लेखनीय है कि मोठड़ा, धनक आदि कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नियाँ हैं। तो ओढ़नियाँ, लोकप्रिय ओढ़नियाँ कौन कौन सी है? मोठड़ा है, धनक है, आदि क्या है? ये लोकप्रिय ओढ़नियाँ हैं। लहरिये की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मोठड़ा, मोठड़ा कहते हैं। तो मोठड़ा लहरियों में एक दूसरे से काटी हुई जो बनाई गई धारियाँ हैं उससे बनता है मोठड़ा। मारवाड़ में दामनी क्या होती है? दामनी, तो दामनी होती है मारवाड़ में ओढ़नी, एक तरीके से ओढ़नी का प्रकार है ये दामनी। मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां हैं एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है इसका प्रयोग करती है और इसको कहते हैं दामनी। दामनी मतलब एक ओढ़नी का प्रकार है एक तरीके से। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर जिसको मिली है वो है जोधपुरी कोट, इसको मिली हुई है जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। जोधपुरी कोट पैंट जो होता है उसको राष्ट्रीय पोशाक जो है इसका दर्जा दिया गया है। अगला है, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो जोधपुरी साफा जिसने फेमस किया वो थे महाराजा जसवंत सिंह जी। इन्होंने जोधपुरी साफा को फेमस किया। जोधपुरी साफा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ। इस साफा के आकार को उनकी तस्वीरों में देखा जा सकता है। अगला है, ब्रिचेस वस्त्र क्या है? ब्रिचेस वस्त्र कौन सा है? ब्रिचेस होता है, ब्रिचेस जिसको पर बोल देते हैं पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र कहलाता है ब्रिचेस, ये ब्रिचेस बोल देते हैं। चूड़ीदार पजामे के स्थान पर काम में लिए जाने वाला वस्त्र है ये ब्रिचेस। नेक्स्ट है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है कौन कौन है? पगड़ियाँ हैं, जायजामे हैं, परके या पायजामे हैं, समस्त वर्णित विकल्प है, तो ये सारे हैं। पगड़ियाँ भी आती है राजस्थान में, जायजामे भी आते हैं, परके और पायजामे भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। राजस्थान के शहरी पुरुषों की वेशभूषा मुख्य रूप से अचकन होती है, शेरवानी, धोती, चूड़ीदार पजामा, पगड़ियाँ और कमीज और पैंट है। आजकल शहरों में टाई, कोट, जर्सी, जींस पैंट, टी शर्ट आदि का प्रचलन बढ़ रहा है। अगला है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा, पछेवड़ा ये क्या है? पचवेदा या पछेवड़ा ये है मोटी सूती जो शॉल होती है उसको बोलते हैं पचवेदा या पछेवड़ा। पछेवड़ा मोटा सूती कपड़ा है जो सर्दी के बचाव के लिए शरीर के ऊपर डाला जाने वाला जो है रेजे का बना चादरनुमा एक वस्त्र होता है पछेवड़ा। अब पछेवड़ा संदर्भित है किससे है? परिधान से संदर्भित है पछेवड़ा। नेक्स्ट है,
मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधता था उस व्यक्ति को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे छावदार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, छावदार। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छावदार कहलाता था। अगला है सुमेलित करना है, अंगरखी, ताराभात, फलियां। तो अंगरखी क्या होती है? अंगरखी होती है बुगतरी। ताराभात, ताराभात क्या है? ओढ़नी। और फलियां जो है ये है पगड़ी। ध्यान रखिए ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अंगरखी है बुगतरी, ताराभात है ओढ़नी और फलियां हैं पगड़ी। जिम्मी क्या है? जिम्मी, तो जिम्मी किसको बोलते हैं? जिम्मी बोलते हैं फेरे अथवा सप्तदशी के समय मामा के द्वारा दी गई, वधु द्वारा पहनी गई गोटे के किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, जिसको बोलते हैं जिम्मी। ठीक है, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा के द्वारा दी जाती है और वधु के द्वारा इसको पहना जाता है। गोटे किनारे की है ये और गुलाबी ओढ़नी होती है, इसको बोलते हैं जिम्मी। उदयशाही, अमरशाही और विजयशाही और साजशाही ये सब साफे हैं, मतलब पगड़ियाँ हैं एक तरीके से। तो राजस्थान में पगड़ियों की शैलियाँ हैं ये: उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, सहजशाही, चूड़ावतशाही, जसवंतशाही, भीमशाही, मांडपशाही, राठौड़ी, मानशाही, हमीरशाही, बकरमा। या ये क्या है? पगड़ियों के विभिन्न प्रकार हैं। अमरशाही क्या है? अमरशाही है पगड़ी। ऑप्शन नंबर 4 अमरशाही क्या है? पगड़ी। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, राजस्थान के आभूषण। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम बताना है। सिर से पैर तक, तो सिर पर होता है बोर, उसके बाद में टीडी भलको, उसके बाद में बिंदिया, उसके बाद में नथ, फिर चूंप, गलपटियों और कड़ला। इस तरीके से ये है ऊपर से नीचे का। अब देख लेती हैं इनके जो आभूषण पहनती है स्त्रियां कौन कौन से हैं। सर और मस्तक के आभूषण है शीश फूल, शीश पट्टी, टिकड़ा, सांकली, फीणी, तावीत, मांग टीका, बोर, टीडी भलको, बिंदिया, बोरला, रखड़ी, मेमद और सूरमांग। ये सारे आभूषण किसके हैं? मस्तिष्क के। ठीक है, याद रख लीजिए। कान के आभूषण है कुंडल, कर्णफूल, बाली, लटकन, झुमका, सुरलिया, पीपल पत्रा, जुठना, अंगोटिया, टॉप्स, झेला, झमेला, जमेला और भूचारिया और टोटी। ये सब है कान के। नाक के हैं बुलाक, नथ, कांटा, चौंप, लौंग, चुनी, बाली और लटकन। ये सब है नाक के आभूषण। कंठ के हैं थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी, मूठिया और झालरा। ये है कंठ के। कौन कौन से? थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी, मूठिया और झालरा। गले के कौन कौन से हैं? तुलसी, कंठाहार, मटरमाला, हंसली, हालरो, तिमणिया, चंदनहार, गलसरी, पोत, पंचलड़ी, गलपटियो, चिक, हाकर, टेवटो, हार, मंजी, जंजीर, सरी, झालर, मोहरन, मंडली और हंसहार। ये सब किसके हैं? गले के। ठीक है, अगले है हाथ और कलाई के। कंकण, मोकली, लाख की चूड़ी होती है। कड़ा, कातरिया, कांच की चूड़ी, चांट, कड़ला, बाजूबंद, चूड़ियाँ, छल्ला, हथफूल, कंगन, नोगरी, तक्या, बीटी, उगलिया, दामना, हथपान, आरत, ठड्डा, बंगड़ी और पूंचियो। ये सब हाथ के हैं। कमर के हैं करधनी, कणकती, तागड़ी, कंडोरा। ये सब है कमर के। पैर और अंगुलियों के हैं पायजेब, पेजनी, बीछियाँ, पायल, छड़, लंगर, घुंघरू, झांझर, नेवरी, तोड़िया, तेथड़, आंवला। ये सब पैरों या उंगलियों के हैं, है ना। छेलकड़ा, पोल, मुंदड़ी और रिमझोल। नेक्स्ट है थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक जो आभूषण है महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये धारण किए जाते हैं कंठ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, कंठ में धारण किए जाते हैं। अगला है तुलसी, हालरो, तिमणिया
तथा पौन नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तुलसी, हालरों, तिमणिया और पौन ये पहने जाते हैं गले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। झेला, झमेला, जमेला, पीपलपन्ना, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो ये है कान के आभूषण। तेधड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तेधड़, तो तेधड़ पहना जाता है पैरों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 है। पीत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पीत, पोत, हाकर और सरी आभूषण ये पहना जाता है गले के अंदर। मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेमद सिर पर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। चोंप, चोंप जो है नाक में पहना जाता है, आपको ध्यान होगा ये तो। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मांदलिया पहना जाता है, तिमड़िया भी पहना जाता है, आंवला पैर का आभूषण है ये, और कांठला, कांठला भी गले में पहना जाता है। तो आंवला हो जाएगा ये ऑप्शन। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो सुरलिया कान के अंदर पहना जाता है। कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है नीचे दिए गए में से? तो मेमद पहना जाता है, मोरखा नहीं पहना जाता, रखड़ी पहनी जाती है, कंडोरा पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, मोरखा। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे पर जो है वो रखड़ी बांधी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक, तो बुलाक आभूषण धारण करती है स्त्रियां किसमें? नाक में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, नाक में धारण करती है बुलाक आभूषण। अगला है आभूषण और अंग का सुमेलित करना है आपको। बोरला, लटकन, जंजीर और तोड़िया ये है पैर, सिर, नाक और कमर। तो सुमेलित करना है। तो बोरला, बोरला कहाँ का है? ये है सिर का। तो चौथे, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा पहले में। फिर इसके बाद में लटकन है नाक का, तो इसके बाद में दूसरे में 3। जंजीर है कमर का, और तोड़िया है ये है पैर का। तो ऐसे ध्यान रखिए। बोरला कहाँ का है? बोरला है सिर का, लटकन है नाक का, जंजीर है कमर का, और तोड़िया है पैर का। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सुमेलित करना है कान, गला, अंगुलियां और कमर। तो कान में पहना जाता है अंगूठिया। गले के अंदर क्या पहना जाता है? गले में पहना जाता है मांदलिया, और अंगुलियां पहना जाता है दामना। अंगुलिया में पहना जाता है दामना, और कमर में पहना जाता है कंडोरा। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अंग और आभूषण को सम्मिलित करना है। सिर, गला, कमर और पैर। कणकती तो कमर में पहनी जाती है। रिमझोल, ठीक है, तो रिमझोल जो पहनी जाती है वो कहाँ पहनी जाती है? गले के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में है हंसली। हंसली कहाँ पहनी जाती है? हंसली गले के अंदर पहनी जाती है। और मेमद कहाँ पहनी जाती है? ठीक है, मेमद पहनी जाती है सिर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सिर के अंदर हो गया मेमद, इसके बाद में गले के अंदर हो गया हंसली, कमर के अंदर हो गया कणकती, और पैर के अंदर हो गया रिमझोल। नेक्स्ट है नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? नेवर आभूषण, तो नेवर आभूषण पहना जाता है पैरों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए, पैरों में। स्त्रियों के द्वारा पैरों में आंवलों के समान ही पहना जाने वाला एक कड़ा जो है विशेष नेवर के नाम से जाना जाता है, या नेवरी के नाम से जाना जाता है। अगला है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण, तो शरीर में जो गर्दन होती है वहाँ पहना जाता है चंपाकली आभूषण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। स्त्रियों का गले में पहनने का एक आभूषण है जिसमें चंपा की कली के आकार के सोने के दाने जंजीर या रेशम के धागों से गुथे रहते हैं। ये है चंपाकली, ठीक है। स्त्रियों का गले का पहने जाने वाला एक आभूषण है, और इसमें क्या होता है? चंपा की कली के आकार के सोने के दाने होते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये गर्दन में पहना जाता है चंपाकली। अगला है मुर्कियाँ। मुर्कियाँ से क्या आशय है? मुर्कियाँ क्या होती है? तो मुर्कियाँ कानों में पहनी जाती है, तो कानों का आभूषण है मुर्की। गोलाई लिया हुआ ये आभूषण है, पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है इसको।
पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो मुर्कियां पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। तगड़ी, तगड़ी पहनी जाती है। तो तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? कमर के अंदर पहनी जाती है। इसको बोलते हैं कणकती या तगड़ी। तो बच्चों की कमर में पहनाई जाने वाली सोने या चांदी की सांकड़ जो कणकती कंडोरो कहलाती है। कमर में बांधे जाने वाला काला डोरा जिसमें काड़ा मणिया पिरोई जाती है भी कणकती कहलाती है। ये भी कणकती कहलाती है। तगड़ी क्या है? तगड़ी कमर का एक आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तगड़ी क्या है? आभूषण है। अगला है कंडोरा का आभूषण जो है स्त्रियों के किस भाग में पहना जाता है? कंडोरा कैसे? कंडोरा और कैसे कमर? तो ऐसे याद रख लीजिए। तो स्त्रियों के द्वारा कंडोरा कमरबंद के रूप में पहना जाने वाला विशेष आभूषण है। नेक्स्ट है आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, सिर पर नहीं पहना जाने वाला। तो मेहमद होता है, बोर भी होता है, रखड़ी भी होता है। कंडोरा कहाँ पहना जाता है? कमर में। रखन या चूप जिसको अपन बोलते हैं, तो किसका आभूषण है? ये दांत का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, दांत का। सोने या चांदी से निर्मित यह आभूषण दांतों में लगाया जाता है, रखन। तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमनिया, तो ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तिमनिया, तिमनिया और मांदलिया ये तीनों एक ही है। कीमती नगों से युक्त गले में ताबीज के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है ये। मांदलिया कहाँ पहना जाता है? मांदलिया की बात करें तो पुरुषों के मस्तक पर पहना जाता है या महिलाओं के गले में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, महिलाओं के गले में पहना जाता है मांदलिया। अगला है दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना पहनती है स्त्रियां अंगुली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 बीठी हुई, दामना हुआ, हथपान हुआ, छड़ा होगा, ये सारे अंगुलियों के आभूषण हैं। बीटी, दामना, हथपान और छड़ा। नेक्स्ट है चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूंप जो है वो दांत के अंदर पहना जाने वाला है। चूंपा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर भी चढ़ाई जाती है। कोई स्त्री दांतों के बीच में सार छिद्र बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाती है, जिसे क्या कहते हैं? चंपू या चूंप कहा जाता है। तो चूंप है दांत का आभूषण। राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं चूंप। ऑप्शन नंबर 4। महिलाएं नथ धारण करती है, कहाँ करती है नथ? तो नथ नाक के अंदर करती है धारण। नथ नाक के बाएं नथुने को छेद कर पहना जाने वाला सोने की तार से बना हुआ मोटा छल्ला है, जिसमें मोर की आकृति बनी हुई होती है। तो ये कहलाती है नथ। पीपल पन्ना क्या है? तो पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का आभूषण। तो स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। पीपल पन्ना रिंग के आकार का विशेष आभूषण है, जिसे कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके बनाया जाता है। ठीक है, रिंग के आकार का होता है, ये ध्यान रखिए ये। और कान के ऊपरी हिस्से में इसको छेद करके पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं पहना जाने वाला कौन सा आभूषण है? तो तिमनिया है, मांदलिया है, टेवटा है, ये पहने जाते हैं, लेकिन ओगनिया जो है ये नहीं पहना जाता है गले में। तो ऑप्शन नंबर 4। ओगनिया जो है स्त्री द्वारा कान के ऊपरी छोर में पहना जाने वाला पीपल पत्ती की आकृति का एक छल्लेदार आभूषण है, इसको बोलते हैं ओगनिया। तो ओगनिया कहाँ पहना जाता है? कान के ऊपरी छोर पर, याद रख लीजिए। कान पे पहना जाने वाला उपकरण है, वो आभूषण है ओगनिया। अगला है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी या चूड़ी की को कलाई में पहना जाता है, सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, ये भी सही है। फीणी को टखने में पहना जाता है, गलत बात है ये। फीणी को टखने में नहीं पहना जाता, फीणी को पहना जाता है मस्तक या माथे पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पोलरा, पोलरा को पैरों में पहना जाता है, ये भी सही है। शीश फूल जो है, शीश फूल नामक आभूषण शीश में ही समाया हुआ है इसका, तो सिर पर पहना जाता है ये। तो स्त्रियों के द्वारा शीश फूल, सिर फूल, इसको बोलते हैं शीश फूल, सिर फूल या सेरेज।
इसको पिछले बालों में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? मतलब कि पहना तो गर्दन में जाता है, तो इसको बोलते हैं टुस्सी। तो टुस्सी एक मोटी, आपने चांदीनुमा देखा होगा महिलाओं के गले में, तो उसको बोलते हैं टुस्सी। वर्तमान में प्रचलित स्त्रियों के गले का आभूषण है, नेकलेस से भारी और थोड़ा बड़ी आकृति लिए हुए रहता है ये। रमझोड़ जो है ये आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोड़ पहना जाता है पैर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमझोड़ स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल है जिसमें चलते समय छम छम की आवाज निकलती है। आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंदरी उंगली में पहना जाता है, टड्डा बाजू में, रमझोल कमर में, नेवरी पैर में। तो तीसरा ऑप्शन है, रमझोल पहना जाता है पैर के अंदर, मुंदरी उंगली के अंदर पहनी जाती है, सही है। टड्डा बाजू में पहना जाता है, नेवरी पैर के अंदर पहनी जाती है। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में कौन सा पहना जाता है? तो टोटी पहना जाता है कान के अंदर। टोटी बोलते हैं इसको, या टोटी या तोती। टोटी कान के नीचे के भाग में पहना जाने वाला आभूषण है जिसके पीछे जो है डंडी गरमाला लगी होती है, ठीक है, डंडी लगी होती है इसके पीछे। और झूमर वाली टोटियों को झुमरिया या एरंग बोलते हैं, ठीक है। झूमर वाली टोटियों को क्या बोलते हैं? झुमरिया बोलते हैं या बोलते हैं एरंग। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो कान में, अभी हमने पढ़ा है, कान में पहना जाता है। सुरलिया भी कान में पहना जाता है। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये कान के अंदर लौंग, ये तो हमने सुना हुआ है। लूंग कान में तथा लूंग नामक या चौंप नाक में पहने जाने वाला जो है घुंडीनुमा आभूषण है, ठीक है। तो लूंग कान में पहना जाता है और लूंग लवण या चौंप इसको नाक में पहना जाने वाला है। नगरहित घुंडी वाली लौंग के लिए कांटा शब्द प्रचलित है। नगरहित जो होती है उसको बोलते हैं कांटा। हालरो कहाँ पहना जाता है? हालरो पहना जाता है महिलाओं के द्वारा गले के अंदर, गले में पहना जाता है हालरो। हालरो की बात करें तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला एक चांदी का हार होता है जिसको हम बोल देते हैं हालरो। नेक्स्ट, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नोगरी नामक आभूषण तो ये हाथ के अंदर पहना जाता है। नोगरी मोतियों की लड़ों के समूह जैसा होता है और हाथ का आभूषण है ये, और चूड़ियों के बीच में इसको पहना जाता है नोगरी को। बल्ल्या, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये भी हाथों का आभूषण है, तो ऑप्शन नंबर 1। हाथी के दांत और रबर की छोटी चूड़ियाँ होती है इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। मेमद है सिर का, सही है। सुरलिया कान का है। कंठी माला का है, लेकिन मूंदड़ी कलाई का नहीं है, तो ठीक है। मूंदड़ी कहाँ पहनी जाती है? अंगुलियों के अंदर, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ फूल पहना जाता है, इसको बोलते हैं गोखरू। चूड़ा, और इसको बोलते हैं नोगरी या नेवला, आंवला, ठीक है। अगला है गोखरू आभूषण जो है मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गोखरू पहना जाता है कलाई में, ऑप्शन नंबर 3। गोखरू छोटे छोटे तिकोने दाने वाला हाथ में पहना जाने वाला एक विचित्र कड़ा होता है जिसको बोलते हैं गोखरू। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद ये कहाँ के आभूषण हैं? मतलब किसके आभूषण हैं ये? तो स्त्रियों के आभूषण हैं ये सारे। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी और बाजूबंद। फोलरी की बात करें तो स्त्रियों के द्वारा पैरों में पहनी जाने वाली है ये फोलरी। कहाँ पहनी जाती है? पैरों में। जाने वाली ऐसी अंगूठियां हैं जिस पर तारों से लच्छी या गुच्छी गूंथकर फूलों की आकृति बना दी जाती है, ये होती है फोलरी। अगला है बंगड़ी। बंगड़ी क्या होती है? स्त्रियों के हाथ में पहनने वाली होती है ये। और चूड़ी जिस पर सोने या चांदी के पत्थर का बंद लगा होता है उसको बोलते हैं बंगड़ी। इसके बाद में होता है बोरला। बोरला होता है स्त्रियों द्वारा माथे पर पहनने वाला आभूषण जिसको बोलते हैं बोरला। नेक्स्ट होता है बजंटी। बजंटी होता है शहरिया स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला मूंगों का हार होता है जिसे गले में पहना जाता है बजंटी को। अगला है बाजूबंद। बाजूबंद होता है स्त्रियों के द्वारा भुजा में पहना जाने वाला आभूषण, इसको बोलते हैं बाजूबंद। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बंगड़ी आभूषण पहना जाता है हाथों के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है बजंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गले के अंदर पहना जाता है बैजंटी, बजंटी बोल देते हैं इसको।
अगला टॉपिक है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराभात की ओढ़नी ये आदिवासियों के जो स्त्रियों हैं उनकी लोकप्रिय वेशभूषा है। केरी भात की ओढ़नी, इसमें ये तो होता है ताराभात की ओढ़नी आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी है जिसमें जमीन जो है भूरी लाल और किनारों का छोर काला होता है। केरी भात की ओढ़नी, इसमें जमीन लाल तथा बिंदिया सफ़ेद और पीले रंग की होती है। इसमें ज़मीन पर सफ़ेद रंग के ज्वार के दोनों जैसी बिंदी और किनारे और पल्लों में केरी लगी होती है। केरी भात की ओढ़नी बोलते हैं इसको। तीसरी है कटकी या पांवली भात की ओढ़नी, अविवाहितों की ओढ़नी जिसकी जमीन लाल काले रंग युक्त और बूटियाँ सफ़ेद रंग की होती है। और भी है लहरभात की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, लूंगड़ा, अंगोछा साड़ी, रेंसाई, ज्वार भात की ओढ़नी, नानड़ा और नांदड़ा, घूनड़ और लूगड़ा और अंगोछा साड़ी। अगला है कटारी भात से क्या आशय है? कटारी भात, कटारी भात होता है एक तरीके का वस्त्र। ऑप्शन नंबर 2। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पहना जाता है? किसके द्वारा पहना जाता है कटकी वस्त्र? तो ये पहना जाता है अविवाहित युवतियों के द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है केरी भात की ओढ़नी। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो मीणा है सबसे ज़्यादा। तो राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या है मीणाओं की, फिर भील, फिर गरासियों की है। ठीक है, मीणा है, फिर भील है, फिर गरासिया है। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है भील। राजस्थान में मीणा और भील के पश्चात तीसरा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो तीसरी है कौन सी? गरासिया है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो मीणा जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण के अंदर। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली होता है और राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या मीणा जनजाति की है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो इन्हें मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। मोरनी या मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी और मोड़ना ये मीणा जनजाति से संबंधित है। तो राजस्थान की मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है, इसी कारण मोरडी या मांडना मोरडी मांडना जो है इनकी परंपरा का अंग बन गया है। अगला है भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सिर पर जो पहनते हैं उसको कहते हैं पात्या। सिर पर क्या पहनते हैं? ये पात्या कहते हैं। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कछाऊ, तो कछाऊ पहनती है महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कछाऊ जो है भीम स्त्रियों का काले और लाल रंग का जो घाघरा होता है जिसको बोलते हैं कछाऊ। भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो कछाऊ के नाम से जानते हैं। खोइतू वस्त्र किससे संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित है खोइतू वस्त्र? तो खोइतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। ऑप्शन नंबर 2। भील आदि पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोइतू कहते हैं और भील जनजाति द्वारा कमर में पहनाए जाने वाली लंगोटी को क्या कहते हैं? खोपत कहते हैं। लंगोटी को क्या कहते हैं? खोपत कहते हैं। और कमर पर बांधे जाने वाली जो है लंगोटी इसको कहते हैं खोइतू। नेक्स्ट है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना इसको बोलते हैं तलाक। तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना या तलाक। भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है, वह अपनी जाति के 5 लोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में जो है रुपया बांधकर उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। ठीक है, इससे ये समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति के द्वारा परित्यक्त कर दी गई है। तो ये है छेड़ा फाड़ना। भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या है? देपाड़ा होता है तंग धोती को बोलते हैं देपाड़ा। तो नेक्स्ट है फायरे और फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे ये भील जनजाति का रणघोष है। भोमट क्या है? मिट्टी का एक प्रकार है, भीलों का सरदार है या भीलों में जागृति के लिए एक संगठन है या मेवाड़ में भील आबादी का क्षेत्र है।
तो भूमट जो है ये है भील आबादी वाला देश क्षेत्र जो है मारवाड़ में, मेवाड़ के अंदर, वो है भूमट। राजस्थान में डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय जो आदिवासी प्रदेश है वो भूमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों की कालाजी है। कौन है कालाजी? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के, तो ये सारे हैं। केसरिया नाथ जी भी है, ऋषभ देव जी भी है, आदिनाथ जी भी है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो उदयपुर के धुलेव स्थान पर आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी का मंदिर है जो सर्वाधिक केसर चढ़ाने से क्या कहलाता है? केसरिया नाथ। और मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति होने से इसको कालाजी का मंदिर भी कहते हैं। तो केसरीनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभ देव जी भी कहते हैं। ठीक है। पाल किसे कहते हैं? पाल कहते हैं भीलों की जो बस्ती है उसको बोलते हैं पाल। तो भीलों के बहुत से झोपड़ों के समूह को फला और कई फला के समूह को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। कू जो है, कू क्या है? ये भील जनजाति का घर जो है उसको बोलते हैं अपन कू। और गांव को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा है, पाल कहते हैं। और बहुत सारी झोपड़ियाँ अगर एक जगह हो तो उसको क्या कहते हैं? फला कहते हैं। तो कू या टापरा जिसको हम कहते हैं, भीलों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। आयताकार स्वरूप में निर्मित इन घरों की दीवारें बांस या पत्थर की होती है, फर्श मिट्टी का होता है और छत जो है खपरेल या घास फूस की बनी होती है। ठीक है। अगला है भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल एवं परंपरा वाला वृक्ष कौन सा है? तो भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों के लिए सर्वाधिक पसंद ये है महुआ। महुआ वाला वृक्ष है, भीलों में फेमस है महुआ वृक्ष। अगला है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भील जनजाति का सर्वाधिक पसंद वाला वृक्ष जो है महुआ है। महुआ से बनी शराब तथा ताड़ का रस, भीलों का सोमरस, भील लोग बड़े चाव से पीते हैं इसको। और महुआ को भीलों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ वृक्ष है, इसको क्या कहते हैं? भीलों का कल्प वृक्ष। भील जो है वर और वधु पवित्र वृक्ष पीपल, साल, सागवान और बांस को साक्षी मानकर पति पत्नी बन जाते हैं। मतलब भील जनजाति में पेय पदार्थ किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? पेय पदार्थ के लिए महुआ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। अगला है गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमेती होता है भील जनजाति के लोगों का नेता। ठीक है, ये होता है गमेती। गमेती की बात करें तो अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया है। और तद्वी ये वंशाओं की बात करें तो ये एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया है। ठीक है, अनेक वंशों से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया को बोलते हैं गमेती। ठीक है, एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया को बोलते हैं तद्वी। और मुखी किसको बोलते हैं? डामोर जनजाति का मुखिया जो होता है उसको बोलते हैं मुखी। कोतवाल बोलते हैं सहरिया जनजाति का मुखिया को। सहलोत बोलते हैं गरासिया जनजाति के मुखिया को। और पटेल बोलते हैं मीणा या एवं कंजर जनजाति के मुखिया को बोलते हैं पटेल। ठीक है, इस तरीके से ये मुखिया हैं सारे। भीलों के गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? तो गमेती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा गरासिया जनजाति का मुखिया, तो ये है सहलोत। सहलोत बोलते हैं, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर है सहलोत। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उंदरिया पंथ है भीलों में प्रचलित। ऑप्शन नंबर 1। उंदरिया पंथ की बात करें तो जयसंबंध झील और आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित है। और अति मार्गी या वाम मार्गी पंथ है ये उंदरिया पंथ। याद रखिएगा, इसका नाम है उंदरिया पंथ। नेक्स्ट है हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? हारी भावरी कृषि, इसका रूप किस जनजाति का है? तो हारी भावरी का है ये गरासिया जनजाति का। तो गरासिया जनजातियों के द्वारा की जाती है सामूहिक कृषि, इसको बोलते हैं हारी भावरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही उत्तर। कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलन में नहीं है? तो मोर बांधिया है, पहरावना है, ताड़ना है, लेकिन लाली मोरिया जो है ये गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है। देखिए कौन कौन से है ये। 3 प्रकार है गरासिया जाति में विवाह के। एक तो है पहरावना, एक है मोरबंदिया और एक है ताड़ना। ठीक है,
तो पहरावना की बात करें तो इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति के में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है। पहरावना के अंदर ब्राह्मण नहीं होता है। मोरबंदिया की बात करें तो गरासिया जनजाति के लोग जो है इनके द्वारा मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे आदि रस्म की जाती है मोरबंदिया के अंदर। और ताड़ना की बात करें तो गरासिया जाति के इस विवाह में फेरों की रस्म नहीं होती है ताड़ना में, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को पंचों के द्वारा निर्धारित दापा या कन्या मूल्य चुकाया जाता है, जिसमें लड़का जो है लड़की को भगा कर ले जाता है तथा दोनों दूर जाकर जीविकोपार्जन करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं ताड़ना। तथा तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से उनकी तलाश करके विवाह कर दिया जाता है। ठीक है। लड़की को भगाने हेतु गणगौर के मेले को प्रमुख अवसर माना जाता है। गणगौर का अवसर है, उस पर भगाया जाता है ज़्यादातर। तो ये है गरासिया जाति में। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो सहरिया जनजाति बारां के अंदर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 4। ये राजस्थान की एकमात्र आदिवासी और प्राचीन जनजाति है जो बारां जिले में किशनगंज और शाहबाद नामक स्थानों पर निवास करती है। और सहरिया वाल्मीकि को अपना आदिगुरु मानते हैं। किसको मानते हैं? वाल्मीकि जी को। भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह जो है उसकी सूची में रखा है। सर्वाधिक जो है पिछड़ी जनजाति है ये। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो ये सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। किसमें? आदिम जनजाति समूह में। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो ये है सहरिया जाति। थारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? थारी संस्कार ये है सहरिया जनजाति में प्रचलित। तो सहरिया जनजाति का थारी संस्कार क्या होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां एवं राख एकत्रित करके रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और दूसरे दिन देखते हैं। ठीक है। ये मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पदचिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। तो ये सहरियों में प्रचलित है थारी संस्कार। ठीक है। और आकृति देखने के बाद अस्थियों एवं राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सहरिया समुदाय में इसे क्या कहते हैं? धारी संस्कार कहते हैं। तो ये धारी या थारी संस्कार जो है ये धारी संस्कार जो है किसमें प्रचलित है? सहरियों में। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया जो होता है वो क्या होता है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं बड़ालिया। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बड़ालिया बोलते हैं। जनजातियों में दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को बोलते हैं बड़ालिया। अगला है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? दापा का अर्थ होता है कि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसको बोलते हैं दापा। मतलब लड़की वाले लेते हैं लड़के वालों से धनराशि, उसको क्या बोलते हैं हम? दापा। नेक्स्ट है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों माना जाता है? तो मानगढ़ को इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर जो है आदिवासियों की हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। तो आनंदपुरी पंचायत समिति से लगभग 14 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा पर है ये मानगढ़ धाम। शरद पूर्णिमा पर आदिवासी भक्त संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा मेलों का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मानगढ़ जो है वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 में सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई इसमें, और इसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। ठीक है। तो ये एक तरीके से नरसंहार था अंग्रेजों के द्वारा जो है आदिवासियों पर। तो इस तरीके से ये फेमस है। नेक्स्ट है, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया है? एकलव्य योजना जो है ये रिलेटेड है जनजाति के छात्रों को खेल की ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर। एकलव्य योजना के अंदर याद रखिए जनजाति के छात्रों को खेल की ट्रेनिंग दी जाती है एकलव्य योजना में। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के अगर जनजाति छात्र हैं तो उनको खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के द्वारा राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र निम्न 3 स्थानों, तो राजस्थान में जो जनजाति है 3 स्थानों पर सबसे ज़्यादा है। एक तो बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति के लोधा है, लोधा ग्राम में है सबसे ज़्यादा जो आदिवासी।
इसके बाद में है खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर, और इसके बाद है सरदारपुरा गिरवा उदयपुर शहर के अंदर एकलव्य खेल छात्रावास जो है संचालित है। इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है जनजाति के छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य योजना संचालित किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है जनजाति आयोग के द्वारा। एकलव्य योजना, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है जनजाति के छात्रों को। नेक्स्ट है आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? लीला मौर्य संस्कार संबंधित है किससे? विवाह से संबंधित है, तो याद रखिए विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? हाकम राजा का प्याला पिया जाता है और उसके बाद में सत्य बोलने की कसम इनके द्वारा खाई जाती है। ये है कंजर जनजाति के लोग। तो कंजर जनजाति में सच जानने के लिए दोषी व्यक्ति को पंचायत के सामने कसम खानी पड़ती है, जिसे हाकिम राजा का प्याला कहते हैं। अगला है किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा पर शकुन लेते हैं? तो ये है बावरी जनजाति के लोग। ठीक है, बावरी जाति के लोग हैं जो चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा पर करके शकुन लेते हैं। तो भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, बावरी जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला की बात करें तो ये सांसी जनजाति जो है राजस्थान की, उसकी शाखाएं हैं बीजा और माला। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है और सांसी जनजाति भरतपुर और अजमेर जिले में निवास करती है। इस जनजाति में बीजा और माला नामक दो समुदाय होते हैं। सांसी जनजाति की बात चल रही है। सांसी जनजाति भंगियों को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाती है तथा ये अपनी महिलाओं को उनके सामने नचवाते हैं। तो सांसी जनजाति जो है भंगियों को अपने से ऊपर मानती है। नेक्स्ट है राजस्थानी संस्कृति में खपटा। खपटे का अर्थ क्या है? तो खपटा होता है शहरिया पुरुषों का जो साफा होता है उसको बोलते हैं खपटा। तो सलूका बोलते हैं शहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी, और पंछा बोलते हैं शहरिया पुरुषों की घुटनों तक की ऊंची धोती, उसको बोलते हैं पंछा। खपटा किसको बोलते हैं? शहरी पुरुषों के साफे। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है गरासिया, डामोर, शहरिया और सांसी। तो कहाँ मिलते हैं ये? तो ये है गरासिया आबू रोड, डामोर सीमलवाड़ा, शहरिया किशनगंज और सांसी भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। गरासिया जनजाति मुख्यतः आबू रोड, सिरोही और उदयपुर जिलों में निवास करती है। कहाँ ध्यान रखिए, आबू रोड में, सिरोही में और उदयपुर में, यहाँ पर गरासिया निवास करते हैं। डामोर जनजाति की बात करें तो ये डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है डामोर जनजाति। और शहरिया जनजाति की बात करें तो एकमात्र आदिवासी और प्राचीन जनजाति है, किशनगंज और शाहबाज नामक स्थानों पर निवास करती है, 12 में। और सांसी जनजाति की बात करें तो भरतपुर में निवास करती है। और इस जनजाति के बीजा और माला नाम के 2 समुदाय हैं। गरासिया जनजाति प्रधानतः कहाँ पाई जाती है? तो गरासिया पाई जाती है सिरोही के अंदर। डामोर जनजाति डैसे डामोर और डैसे डूंगरपुर, तो डूंगरपुर और बांसवाड़े में पाई जाती है डामोर जनजाति, याद रख लीजिए। अगला है शहरिया, कथोड़ी, गरासिया और रेवाड़ी, इनके क्षेत्र बताने हैं कौन कौन से हैं। तो शहरिया पाए जाते हैं 12 के अंदर, कथोड़ी पाए जाते हैं मेवाड़ के अंदर, गरासिया पाए जाते हैं आबू रोड पर और रेवाड़ी पाए जाते हैं मारवाड़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। शहरिया 12 में, कथोड़ी मेवाड़ में, गरासिया आबू रोड पे, रेवाड़ी मारवाड़ में। तो कथोड़ी जो है वो उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा और डूंगरपुर व 12 में निवास करती है। अन्य के लिए ठीक है, पहले हमने देख चुके हैं इसका। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो अभी हमने पढ़ा है उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है ये। अगला है निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण से प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के नीचे दिए क्रम में उन्हें पहचानिए। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तो सांसी है, इसके बाद में है शहरिया, फिर भील है, फिर गरासिया है, इस तरीके से है ये। तो सांसी पाए जाते हैं भरतपुर में, शहरिया पाए जाते हैं 12 में, भील पाए जाते हैं बांसवाड़ा में और गरासिया सिरोही में। अगला है विधान और तर्क। राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणों की संख्या सर्वाधिक है
और राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे। तो दोनों ही सही है। और जो है रीजन जो है असर्शन का सबसे सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? हेलरू, ठीक है, ये सामाजिक सहकारी संस्था है। ये किस जनजाति से संबंध है इसका? तो इसका संबंध है गरासियों से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका संबंध है। तो ये एक सहकारी संस्था है गरासिया समाज की। पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः कहाँ का है? पड़ियार मीणा, तो ये है टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी के जो मीणा है वो है पड़ियार मीणा। मीणाओं की बात करें तो पड़ियार मीणा होते हैं भैंसे का मांस खाने वाले, टोंक और बूंदी क्षेत्र में रहते हैं ये। चौकीदार मीणा या नयावासी राजाओं के कोषागारों व महलों की रक्षा करते थे, चौकीदार मीणा। इसके बाद जमींदार मीणा पुरानावासी, ये खेती पशुपालन आदि व्यवसाय करते थे। इसके बाद में है चर्मकार मीणा, चमड़े से संबंधित व्यवसाय करने वाले थे ये। इसके बाद में है रावत मीणा, ये स्वर्ण राजपूतों से संबंध रखने वाले थे, रावत मीणा। सुरते वाला मीणा, ये अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध रखने वाले थे, सुरते वाला मीणा। नेक्स्ट है भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं चिमाता। चिमाता कृषि होती है भील जनजाति के द्वारा पहाड़ों की ढालों पर। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो मंडप की सजावट करते हैं आम वृक्ष की पत्तियों से। तो ऑप्शन नंबर 3। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 2011 में। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना कब की गई है? 2011 में। नेक्स्ट है वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो नागौर में है सबसे कम जनजातियां, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और नागौर जिले में 0.3% है ही जनजातियां हैं। कितनी है? 0.3%। राज्य में जनजातीय और आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनजातियां है उदयपुर के अंदर। तो राज्य में जनजातीय और आबादी का सर्वाधिक केंद्रण जो है वो संभाग उदयपुर है। इस संभाग के अंदर उदयपुर हुआ, डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। तो इस संभाग में सबसे ज़्यादा जो है जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है। डामोर डूंगरपुर है, गरासिया सिरोही उदयपुर है, रेवारी वाला गलत है ये, ठीक है। तो रेवारी बारां में नहीं पाए जाते हैं, रेवारी मारवाड़ साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है सुमेलित करना है सहरिया, गरासिया, डामोर और मीणा। तो सहरिया कहाँ पाए जाते हैं? सहरिया बारां कोटा में पाए जाते हैं। गरासिया पाए जाते हैं उदयपुर और सिरोही के अंदर। इसके बाद में डामोर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और मीणा पाए जाते हैं जयपुर और दौसा में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राज्य में जनजातियों की संशोधित जनसंख्या 2011 के अनुसार मीणाओं की कुल आबादी है 43,45,528 और इसकी सर्वाधिक आबादी है उदयपुर में, उसके बाद में जयपुर में, उसके बाद में प्रतापगढ़ में। फिर भीलों की आबादी है 41 लाख के लगभग, ये सबसे ज़्यादा है भील बांसवाड़ा के अंदर। फिर है डूंगरपुर और उदयपुर। गरासिया है 3,14,000 के लगभग 194। सिरोही में सबसे ज़्यादा है गरासिया, फिर उदयपुर और फिर पाली। फिर है सहरिया जनजाति की है 1,11,377, सबसे ज़्यादा सहरिया बारां में है, फिर कोटा में है, फिर झालावाड़ में है। इसके बाद में धनका, तड़वी और तेतारिया ये 96,737 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये सबसे ज़्यादा है जयपुर, अलवर और हनुमानगढ़ में। इसके बाद में डामोर या डामरिया है 91,463, डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर बांसवाड़ा में, फिर उदयपुर में। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति है 4,833, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है कथोड़ी जनजाति, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की बात करें अनुसूचित जाति की तो जनसंख्या थी 1,22,00,000 और अनुसूचित जनजाति की थी
92,38,000। और कुल जनसंख्या में अनुपात इनका था अनुसूचित जाति का 17.83 और अनुसूचित जनजाति का था 13.48%। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। देश में राजस्थान का स्थान अनुसूचित जाति के में 8वां है और अनुसूचित जनजाति में 13वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जिसके अंदर अनुसूचित जाति है, और ये है अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है उदयपुर और बांसवाड़ा। सर्वाधिक अनुपात वाले जिलों की बात करें तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात है गंगानगर में और हनुमानगढ़ में, और अनुसूचित जनजाति का है बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले अनुसूचित जाति की बात करें तो डूंगरपुर में है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बीकानेर में है और नागौर में है। इसके बाद में न्यूनतम अनुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और अनुसूचित जाति की बात करें तो बीकानेर और नागौर। इसके बाद में लिंगानुपात है अनुसूचित जाति का 923 है और 948 है अनुसूचित जनजाति का। सर्वाधिक लिंगानुपात है राजसमंद में 982 और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का है डूंगरपुर में 1000। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर में है 863 और धौलपुर में है 842 अनुसूचित जनजाति का। थैंक यू फ्रेंड्स।